प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कई दिनों से कक्षा 10th साइंस विषय की क्लासें आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। मैंने आपको कहा है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बार फिर सुन लें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कहीं कोई डाउट है तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट्स करें। अब मैं आज आपको जीव अपना पोषण कैसे करते हैं पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, आपने एक चीज देखा होगा कि सभी जीवों में शारीरिक अभिकल्प भी अलग अलग प्रकार का होता है। भाई, जीवों का जो शारीरिक अभिकल्प है वो अलग प्रकार का होता है। सभी जीवों की शारीरिक संरचना भी अलग प्रकार की होती है। हालांकि इस बात को हम जानते हैं कि हमारे शरीर की जो मूलभूत संरचना होती है या सभी जीवों की मूलभूत संरचना है वो एक कोशिका से शुरू होती है, परंतु आगे चल करके जो जो उनके शरीर की संरचनाएं जटिल होती चली जाती हैं, उनका शारीरिक अभिकल्प भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसी के अनुसार उनके जो भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं वो भी क्या होती चली जाती हैं, भिन्न भिन्न होती चली जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही बनाएंगे कि भोजन और उसके अंतर ग्रहण करने की सभी जीवों में विधि भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखेंगे कि सभी जीवों में भोजन के अंतर ग्रहण करने की विधियां भिन्न होती हैं। अंतर ग्रहण करने की विधियां कैसी होती हैं, भिन्न होती है। एक कोशिका के जीव में भोजन को संपूर्ण सतह के द्वारा ही कर दिया जाता है, यानी जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से लेकर के बना, अर्थात एक कोशिकीय जीव जीवों द्वारा भोजन शरीर की संपूर्ण सतह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। भाई, संपूर्ण सतह के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जो जो शारीरिक अभिकल्प जटिल प्रकार का होता चला जाता है, कैसा होता चला जाता है, विशिष्ट अंग काम में आ जाते हैं, जीव की जटिलता बढ़ जाती है, शरीर में उसके कार्य भी बढ़ जाते हैं। और वैसे ही आपने एक कोशिकीय जीव का नाम सुना होगा, अमीबा। अमीबा के बारे में सुना है आपने? देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर जीव की शरीर की जटिलता बढ़ने के साथ उसकी समस्त क्रियाविधियां समस्त क्रियाएं भी जटिल होती चली जाती हैं।
देखो जैसे अब आपको मैं ये 3 लाइनें लिख लीजिए, मैं आपको अमीबा के बारे में बताऊंगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जल में रहता है, संपूर्ण शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है और वो किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करता है देखिएगा। अगर आपने इसे लिख लिया हो तो मैं इसको बिठाऊंगा, पहले चित्र बनाऊंगा अमीबा का, फिर उसके बाद इसके बारे में आपको आगे जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, उदाहरण देते हैं पर एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में लेते हैं। एक कोशिकीय जीव अमीबा, देखो हम जानते हैं कि अमीबा का जो शरीर होता है वो इस तरह की संरचना हो गई अमीबा की। अमीबा के जो बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। यह अमीबा का एक कोशिकीय जीव है। हम पानी में तैरते हुए इसे अपन देख नहीं सकते, परंतु अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखेंगे तो हम आसानी से इसे पहचान लेंगे कि ये कोशिकीय जीव अमीबा है। ये इसका शारीरिक संरचना है। ये अमीबा का शरीर हो गया भाई। देखिए विज्ञान में चित्रों का बहुत महत्व होता है। अगर आपने अच्छे ढंग से चित्र बनाना शुरू कर दिया तो जितने नंबर चित्र के होते हैं उतने नंबर उसके द्वारा लिखे जाने वाले थ्योरी के होते हैं। इसलिए चित्र है ना, जो सबसे पहले अच्छे प्रकार से बनाना, ये इसके मध्य में क्या पाया जा रहा है, अमीबा के केंद्रक पाया जा रहा है। केंद्रक लिख दीजिए। अब मैं आपको बता दूं एक बार के तौर पर, ये इसमें जीवरोग पाया जा रहा है। यानी लिखता हूं मैं केंद्रक, ये इसका जीवद्रव है। ये कोशिकीय जीव अमीबा। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है इसके बारे में आप लिख लो। ये अपनी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ग निकालता है। कोशिका अमीबा जैसे ही कोई खाद्य कण उसके शरीर के नजदीक आता है, वह अपने शरीर से अंगुलीनुमा प्रवर्ध अंगुलीनुमा प्रवर्ध बाहर निकालने लगता है। जैसे कोई खाद्य कण, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ले लें कि इसने क्या किया, यहां पर कोई खाद्य कण आ गया है। ये
खाद्य कण इसके नजदीक तैरता हुआ आ गया। अब ये क्या करेगा, अपने शरीर से क्या करेगा, कूटपाद निकालना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, जैसे यहां से ही इसने कूटपाद निकालना शुरू कर दिया, ये इस तरह से कूटपाद निकालेगा। इधर वाले ये बढ़ करके इसकी तरफ से कूटपाद निकालने लगे। इस तरह से क्या कर देगा, कूटपाद निकाल देगा। कूटपाद निकाल लिए, अगली प्रबल अपनी सतह से, मैं लिख देता हूं सतह से, प्रबल सतह से बाहर निकालने लगता है। और वो खाद्य के जो कण आ रहे हैं उन कणों को क्या कर लेता है, ये अपने इन अंगुलीनुमा प्रवर्धों में क्या कर लेता है, घेर लेता है तथा खाद्य कण को घेर लेता है। अब इसने पूरी तरह से खाद्य कण को क्या कर लिया है, घेर लिया है। अब खाद्य कण को घेरने के बाद क्या करेगा, ये अंगुली जैसे प्रवर्ध है, ये चारों तरफ उसके खाद्यदानी बना देंगे। क्या बना देंगे, खाद्यदानी बना देंगे। इसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य कण संगठित होकर के, सेकंड पॉइंट देखो, खाद्य कण संगठित होकर के खाद्य रिक्तिका में बदल जाते हैं। खाद्य कण संगठित होकर के खाद्य रिक्तिका में क्या हो गई है, बदल गई है। अब क्या होगा, खाद्य रिक्तिका के अंदर जो जटिल पदार्थों का विघटन है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का संगठन विघटित होकर सरल पदार्थों में बदल जाता है। अब ये विघटित होकर के किसमें बदलेगा, सरल पदार्थों में बदल चुका है, सरल पदार्थों में बदल जाता है। जब ये सरल पदार्थों में बदल जाएगा तो ये सरल पदार्थ जीव द्रव में क्या हो जाएंगे, कोशिका द्रव में मिश्रण की क्रिया के द्वारा चले जाएंगे। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव में मिश्रित हो जाते हैं। मिश्रित हो गए और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह से तीव्र गति करने लगता है। इसके पश्चात अपचित पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर की ओर गति करने लगता है। जब ये कोशिका की सतह पर गति करता हुआ कहां पहुंच जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और अंत में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
देखिए चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि एक अमीबा है और इस अमीबा ने क्या किया है, जैसे ये खाद्य कण, मैं लिखता हूँ खाद्य कण, खाद्य कण इसके नजदीक आया, जैसे ही खाद्य कण को जैसे नजदीक आया, इसकी कोशिका सतह से ये अम्लीय प्रवर्त बाहर निकलने लगे। अम्लीय प्रवर्तन ने क्या कर लिया, इस खाद्य कण को घेर लिया, खाद्य जाली में बदल दिया। ये खाद्य रेखिका में इसका क्या होने लगे, जटिल पदार्थ इसमें से एंजाइमों के माध्यम से टूट करके और सरल पदार्थ को बदलने लगे। और विसरण की क्रिया के द्वारा इसमें से अच्छी चीजें तो इस जीव द्रव में चली गई हैं, जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। ये तो कोशिका द्रव में आकर के मिल गई है। जो अपचित पदार्थ है वो यहाँ रहने और धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ने लगता है और वापस से क्या करती है, अपना प्रवर्तक खोल देती है, बाहर चला जाता है। इस तरह की क्रिया के द्वारा क्या होता है, देखिए मैं इसकी क्रिया को आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये प्रवर्तक इस तरह से आगे मुड़ गए, इधर वाला भी ये प्रवर्तक इस तरह से मुड़ जाएगा और ये अंदर ले लिया इसने, यहां पर आ गया खाद्य कण। जैसे इसका पाचन होगा, इसमें से बनने वाले सरल पदार्थ विसरण की क्रिया के द्वारा यहाँ इस जीव द्रव में आ जाएंगे विसरण क्रिया से, फिर बाद में धीरे धीरे वापस जाएगा और यहाँ से शरीर में से क्या हो जाएगा, बाहर निकलता चला जाता है और पुनः अपने पहले वाली स्थिति में अमीबा आ जाता है। इसी प्रकार का एक जीव और होता है पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी कैसा है, एक कोशिकीय जीव है और इसमें भी एक निश्चित आकार होता है इसका और भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमार्ग के द्वारा पहुंचते हैं और ये पक्षमार्ग है ना पूरे के पूरे शरीर को ढक करके रखते हैं, पूरी कोशिका इसके द्वारा ढकी हुई रहती है। तो पैरामीशियम और अमीबा में पोषण किस तरह से होता है, ये आपने यहाँ आज पढ़ लिया। अब मैं आपको मनुष्य में पोषण की ओर ले चलता हूँ। या तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने लिख लिया हो तो देखिए, मैं इसे मिटाना चाहूँगा। पैरामीशियम के बारे में भी यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 लाइनें हैं मात्र। यह भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी क्या है भाई, ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, इसकी कोशिका का निश्चित आकार होता है और भोजन भी एक विशिष्ट स्थान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान द्वारा ग्रहण किया जाता है। विशिष्ट स्थान के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमार्ग की सहायता से पहुंचता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमार्गी की सहायता से
पहुंचता है। और लास्ट में लिखा हुआ है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ये पक्षमार्ग कोशिका की संपूर्ण सतह को ढके होते हैं। इस तरह का एक पैरामीशियन जीव होता है। अब आप सीधे ही मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो देखिएगा मैं इसे मिटा रहा हूं। पॉइंट है हमारा मनुष्य में पोषण। देखिए ये देखिए ये हमारी
आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। और यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारा मुंह हो गया, मुंह के बाद में यहाँ 3 प्रकार की हमारी लाल ग्रंथियां हो गई। लाल ग्रंथि हो गई, ये हमारा एपिग्लाटिस हो गया, यहाँ ग्रसिका हो गया, ये आपकी भोजन नली हो गई, ये आमाशय हो गया, ये प्लीहा हो गया, ये हमारी छोटी आंत हो गई, इसमें ये आरोही बड़ी आंत है, ये हमारी अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ बड़ी आंत है, ये हमारी अवरोही बड़ी आंत है, ये सिग्माकार है, ये मलाशय है, ये हमारा उदाद्वार है, ये हमारी परिशेषिका है, यहां पर अपन देखें ये हमारा हो गया अग्नाशय, पेनक्रियास, ये हमारा अग्नाशय है, ये हमारा यकृत है, ये हमारा पित्ताशय है, ये डायफ्राम है, छोटी आंत आपको दिखाई दे रही होगी, बढ़िया। ये आपको सामने एक मानव का पाचन तंत्र दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, मैं आपको मानव के पाचन तंत्र के बारे में आज थोड़ा सा बताऊं, सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। हमारा शरीर लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये एक बहुत ही जटिल संरचना है। क्या है ये? एक जटिल संरचना। आप अकेले मात्र एक तंत्र को देख रहे हैं, ऐसे तंत्र हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं। दृष्टि तंत्र है, श्रवण तंत्र है, ग्रहण तंत्र है, स्वतन तंत्र है, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में जाकर के मिलकर के तब एक शरीर का निर्माण होता है। लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से। तो मैं यहां लिख देता हूं कि हमारा शरीर लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लगभग कितना? 10 लाख खरब कोशिकाओं से। ये कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतकों से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। अंगों से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और कई सारे अंग तंत्र मिलाकर के तब एक शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से शरीर की संरचना एक बहुत जटिल संरचना है। क्या है? बहुत ज्यादा जटिल संरचना। अब आपको मुंह के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। आपने देखा हो कि भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारा पॉइंट है मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण कैसे होता है?
ये कंठ है, कंठ ग्रसनी है यहाँ। कंठ ग्रसनी से आगे देखिए, ये हमारा पित्ताशय है, पित्रस का स्राव कर रहा है और ये पित्रस यहाँ करके मिल रहा है इस जगह पर, और यहाँ से मिलता हुआ ये हमारी छोटी आंख चल रहा है, छोटी आंख का भाग आ गया, यहाँ से ये आकर के और मीडियम है, ये भाग ऐसे मिल रहा है, ये भाग परिशेषिका है, इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा शरीर लगभग 10 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और हमारा मुंह सबसे पहले, मुंह के अंदर हम देखते हैं कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के। शुरू में नंबर 1 कृतंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है। मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। प्रत्येक प्रकार के दांतों का काम बटा हुआ है। जैसे कृतंतक दांत कुतरने का काम करते हैं, रदनक दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं, अग्रचवर्णक दांत मोटे टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और पश्चवर्णक पूरी तरह से भोजन को पीस करके लिक्विड लुगदी के रूप में बना देते हैं। मुंह में एक जीभ पाई जाती है। जीभ का प्रमुख कार्य, एक पेशी अंग है और इसका प्रमुख कार्य होता है मुंह में पाई जाने वाली लार को भोजन में अच्छी तरह से मिला करके और उसको एक लुगदी के रूप में बना देना, इसका प्रमुख काम होता है, ताकि हम घाटी द्वार के द्वारा उसे निगलते समय हमारी भोजन नली को किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचे। अगर हमने भोजन को बिना टुकड़ों में चबाए बारीक किए निगल लिया तो हमारी भोजन नली में स्पॉट्स हो सकते हैं, खरोंचें आ सकती हैं, घाव हो सकता है, हमें दर्द हो सकता है। एपिग्लॉटिस का प्रमुख कार्य क्या होता है? कंठ ग्रसनी जहाँ पर पाई जाएगी, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है एडम्स एप्पल के पास, जिसका प्रमुख कार्य होता है कि भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देती और श्वास को भोजन नली में नहीं जाने देती। मुंह में जितने दांत हों, एक भोजन की बाइट को उतनी ही बार चबाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की बाइट हमारे अंगूठे के आगे के पोर के बराबर होना चाहिए। हम अगर ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े भोजन के खा लेंगे तो जो काम दांत नहीं कर पाएंगे चबा करके, उन्हें फिर हाथों को करना पड़ेगा और हमारी आंतें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, निढाल अवस्था में होकर के पेट बाहर निकलने लग जाता है। इसलिए भोजन को पूरी तरह से चबा करके खाना चाहिए। जितना जल्दी भोजन को ज़्यादा चबा करके खाओगे, अच्छी प्रकार से भोजन को खाओगे चबा करके, इतना जल्दी ही पच जाएगा। उस भोजन को पचने में समय लगता है जो कम चबाया जाता है, निगल लिया जाता है। भोजन को आवश्यकता से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। मुंह में अच्छी प्रकार से जब लार मिल जाती है तो मुंह में ही भोजन का जो मंड है उसका पाचन होने लग जाता है और भोजन शर्करा युक्त होने लग जाता है। जैसे हम एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको मुंह में चबाते रहें, 32 बार आप गिन करके चबाइए, अपने आप उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उत्पन्न होने लग जाएगी। आपको भोजन के टुकड़े चबाते हुए मीठा लगने लग जाएगा। यहाँ के पश्चात हमारा भोजन यहाँ से खिसकता हुआ सीधा ग्रसिका से होता हुआ ग्रास नली से भोजन नली के माध्यम से आमाशय में आ जाता है। आमाशय में जब भोजन आता है तो यहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ रुकता है। यहाँ ये अवरोधनियां होती हैं दो, एक अवरोधनी यहाँ लगी रहती है। मैं सारी चीज आपको लिखाऊंगा आज, तो थोड़ा सा डिटेल से वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 प्रकार की अवरोधनी होती है। ये तो वापस भोजन को भोजन नली में ले जाने देती है इसमें आने के बाद में, और जब तक आमाशय का भोजन पाचन प्रणाली पूरी नहीं हो जाती तब तक आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए यहाँ ग्रसनी अवरोधनी लगी हुई रहती है। ये दोनों अवरोधनियां भोजन को इस आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रोक करके रखती है। आमाशय की जो भित्ति है, ये इस भित्ति पर इस तरह के अंगुलीनुमा प्रवाह निकले रहते हैं, जिसको रसांकुर के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में क्रिस्टी भी कह देते हैं इसे। ये क्या करते हैं, भोजन को क्रमागत की गति प्रदान करने का काम करते हैं और भोजन 1 to 1 2 की स्थिति होती है, हमें पता नहीं चलता, बाकी घूमते रहते हैं। इसी आमाशय की भित्ति पर ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं।
कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑक्सेंटिक नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, अर्थात जठर रस निकालते हैं। जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जठर रस यहाँ उत्पन्न होता है जिसका पीएच मान, जठर रस इसका पीएच मान 1.2 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। इस जठर रस का प्रमुख कार्य क्या होता है? इस जठर रस का प्रमुख कार्य होता है भोजन के साथ आ जाने वाले ऐसे जीवाणु जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उनको नष्ट करना इसका प्रमुख काम होता है। जैसे ही भोजन जठर रस से युक्त हो जाता है, यहाँ भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे द्वारा कोई भोजन का मोटा टुकड़ा चबा लिया जाता है, उसे ये कृष्टियों की सहायता से यहाँ आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल पिघला करके तरल रूप में बदल देता है। यहाँ से भोजन जब बढ़ता है आगे तो उसका माध्यम अम्लीय होता है। जैसे वो यहाँ से आगे आता है पित्ताशय के द्वारा पित्रस और अग्नाशय की ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाला ग्रंथियों के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन इसमें आकर के यहाँ मिलने लग जाते हैं। यहाँ तक आता है तब भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। यहाँ से आगे भोजन का माध्यम क्षारीय, इससे मिलते उदासीन बन जाता है। अम्ल और क्षार आपस में मिल करके जो छोटी आंत में भोजन प्रवेश करेगा उससे पहले उसका माध्यम उदासीन कर दिया जाता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में से होता हुआ आगे बढ़ता है। हमारे शरीर की मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक की लंबाई 8 से 10 मीटर के लगभग होती है। 8 मीटर से 10 मीटर लंबा ये हमारा आहार नाल है जो पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। भोजन एक बार मुंह से प्रवेश करता है, उसके बाद पच करके गुदा द्वार के द्वारा अपशिष्ट रूप में बाहर निकलता है। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके कारण भोजन आमाशय से उल्टी के द्वारा वापस कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अवरोधि उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। इसे हम क्या कहते हैं? उल्टी आना, वमन भी कह देते हैं। जब 3 से 4 घंटे से पहले कई बार यहाँ की पाचन प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है, उससे पहले ही हमने अतिरिक्त और भोजन इसमें ला करके डाल दिया है, तो यहाँ से भोजन आस्फलित होकर के मुंह के द्वारा खट्टी डकारों के साथ बाहर निकल जाता है या उल्टी होकर के बाहर निकल जाता है। इसीलिए पहले भोजन के और दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए, एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच। यहाँ के पश्चात भोजन ऐसे छोटी आंत में से होता हुआ घूमता हुआ यहाँ पर आकर के जहाँ हमारी अपेंडिक्स होती है, जिसको हम परिशिष्टिका के रूप में जानते हैं, एक अवशिष्टांग है। इस अवशिष्टांग के पास से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। सर्वाधिक भोजन का जो पाचन होता है, सर्वाधिक भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के पश्चात भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भोजन में पाए जाने वाले संपूर्ण जल का अवशोषण करने का कार्य किया जाता है। संपूर्ण भोजन का जो जल है वो यहीं पर क्या कर दिया जाएगा? चूस लिया जाता है। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा। इसकी आपको सारी क्रिया विधियां एक एक पॉइंट के माध्यम से लिख करके मैं